हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 32, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की गई है यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि ये क्वेश्चन कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपकी क्वेश्चंस के थ्रू जो है कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, और हर एक ऑप्शन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उनसे भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है आपका तो आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं लेक्चर 1 टू लेक्चर 31, तो उसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ओके। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आप लोगों ने अगर यूजीसी नेट पेपर 1 जो है उसकी वीडियोस भी एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप वो भी देख सकते हो, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 32 को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट, मतलब कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करते हैं इन चारों में से। आपका क्वेश्चन है कि कमर्शियल बैंक इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं करते हैं, आप लोगों को ये बताना है। देखो, फर्स्ट दिया हुआ है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। देखो, सेविंग्स तो मोबिलाइज करते हैं ना कमर्शियल बैंक्स, आपको पता है प्रॉफिट अर्न करना होता है उन्होंने अपने बैंकिंग बिजनेस से। वो क्या करते हैं, लोगों की सेविंग्स लेते हैं और जहाँ पे जिन लोगों को चाहिए होता है उनको लोन की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो जो मोबिलाइजेशन है सेविंग्स का वो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। नेक्स्ट है हमारा गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, दिस इज ऑल्सो एन फंक्शन ऑफ किसका, कमर्शियल बैंक का, क्योंकि वो लोन और एडवांसेस देते हैं, मैंने अभी आपको बताया। फिर जो नेक्स्ट फंक्शन है ना, इशूइंग करेंसी नोट्स, ये वाला कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है हमारे आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता है हमारे कंट्री इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यही हेड है सारे बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो इशू करना करेंसी नोट्स को, ये किसका फंक्शन है, आरबीआई का, कमर्शियल बैंक्स का नहीं है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये वाला फंक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ओके, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि जिनको प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं उनको फाइनेंस करते हैं कमर्शियल बैंक, यस। तो हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये देखो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो, यानी कि बैलेंस शीट, पी&एल, ट्रेडिंग वगैरह, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस है क्या, यानी कि पहले क्या चीज़ करते हो फिर उसके बाद क्या, ठीक है। ये आपको जो चार दिए हुए हैं ना ऑप्शंस, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको जो है आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका क्या आंसर आएगा। आपने देख लेना इनमें से कौन सा कोड जो है प्रॉपर बैठेगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन। ये जितने भी एक्ट्स हैं आपके कॉमर्स में, इनकी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब हमसे पूछा हुआ है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है 1881, वो एक्चुअली में केम इनटू फोर्स, मतलब वो कौन सी डेट को जो है ऑपरेटिव हुआ था। देखो, फर्स्ट दिया हुआ है आपको 9 दिसंबर 1881, सेकेंड दिया हुआ है 19 दिसंबर 1881, फिर आपको दिया 15 मार्च 1882, और डी है आपका नन ऑफ द अबव। देखो, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है वो इनेक्ट, मतलब आपने दोनों में डिफरेंस समझना है। इनेक्ट कब हुआ था, 9 दिसंबर 1881, लेकिन अगर हम बात करें केम इनटू फोर्स, यानी कि वो ऑपरेटिव कब से हुआ था, कमेंस कब हुआ था, 1 मार्च 1882। आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, तो आपने डिफरेंस समझना है। ये केम इनटू फोर्स पूछा है ना, केम इनटू फोर्स तो 1 मार्च 1882, लेकिन एनेक्ट हुआ था वो 9 दिसंबर 1881। तो आपने ये दोनों डेट्स अच्छे से ध्यान रखनी है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट सुपीरियर प्रोडक्ट सेल देमसेल्व्स। आपको पता है मार्केटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और वो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जैसे कि आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो अब उसमें से ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये अज्यूम करता है कि जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो अपने आप ही बिक जाते हैं। तो ये वाली अजम्पशन है हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये मानता है अगर हमारा प्रोडक्ट इनोवेटिव है, उसके अच्छे अच्छे यूजेस है, उसकी क्वालिटी सुपीरियर है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ही बिक जाएगा। तो आप लोगों को एक तो हर कंसेप्ट की अजम्पशंस जरूर पता होनी चाहिए, ओके। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स अ और एन डैश ऑन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल अंडरटेकिंग, कंडीशनल ऑर्डर। तो आप लोगों ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है वो पढ़ी होगी, तो अगर आप लोगों ने वो पढ़ी है तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ क्या है डेफिनेशन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर in writing addressed by one person to another, addressed by one person to another, signed by the person giving it। किसके द्वारा साइन किया जाता है? द पर्सन गिविंग इट, रिक्वायरिंग द पर्सन टू whom it is addressed, जिसको ये दिया जा रहा है, टू पे ऑन डिमांड, to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a specified person or to bearer। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ध्यान रखना। अनकंडीशनल मतलब वो किसी कंडीशन पे बेस नहीं होता। कई होते हैं कंडीशनल, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई तभी इसकी पेमेंट या कुछ ऐसा होगा, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अनकंडीशनल ऑर्डर है, आपने ध्यान रखना है। अनकंडीशनल ऑर्डर है ये, अंडरटेकिंग नहीं, ऑर्डर है, जो कि राइटिंग में होता है। जो पर्सन दे रहा होता है दूसरे पर्सन को, कि उसको जो है किस लिए देता है कि आपने जो है इसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है जब भी वो डिमांड करेगा, या फिर जैसे भी कंडीशन मतलब, और या फिर कब होगी, या फिर फिक्स्ड जो है डेट होगी इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली आपने ध्यान रखना है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपका अनकंडीशनल ऑर्डर। और इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने एक बार ज़रूर पढ़नी है, फिर आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड्स। देखो एक तो होती है स्टोर मार्केटिंग, जो सिंपल आप जैसे शॉप्स पे जाते हो, ठीक है, वो सिंपल मार्केटिंग। जो नॉन स्टोर मार्केटिंग है वो क्या होगी, द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ फिजिकल स्टोर, यानी कि ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई फिजिकल लोकेशन हो, तो वो वाली हमारी कौन सी होती है, नॉन स्टोर मार्केटिंग, यानी कि फिजिकल लोकेशन जहाँ पर नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, फर्स्ट आपको दिया हुआ है होम सेलिंग, फिर आपको दिया हुआ है वीपीपी, फिर है वेंडिंग मशीन्स एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। देखो तो ये जो तीनों ही हैं, ये सारे तीनों के तीनों ही हमारे नॉन स्टोर मार्केटिंग में आते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो अगर हम बात करें वेंडिंग मशीन की, तो ये एक टाइप की मशीन होती है जो मर्चेंडाइज को डिस्पेंस तभी करती है जब कस्टमर उसके अंदर मनी को डिपॉजिट करता है, जो भी उसके लिए करेंसी डिटेक्टर उस मशीन में लगा होता है, ठीक है। और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे जो भी आपने देखा भी होगा फॉरेन में भी होती हैं ये मशीन्स, होती हैं वेंडिंग मशीन्स। क्या होता है, आपने जितना अमाउंट लेना है उस चीज़ का, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर पैसे डालने होंगे, फिर आप वो चीज़ ले सकते हो, ठीक है। ये हमारी हो गई वेंडिंग मशीन्स। और ये जो आपका होम सेलिंग एंड वीपीपी है, ये तो जनरल है, ये आप लोगों को पता ही है, ये नॉन स्टोर मार्केटिंग में ही आती हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम वन बाय वन देखते हैं, और ये स्टेटमेंट्स आपके रिलेटेड है फिनेंशियल मैनेजमेंट से। फर्स्ट है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ये बताता है कि टोटल अर्निंग का कितना पोर्शन एज डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, यही तो होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि कितना पोर्शन आप अपनी अर्निंग का जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज डिविडेंड, ठीक है। फिर है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय गॉर्डन्स मॉडल। यस, ये आपको
आपको बहुत फेमस इसके रिगार्डिंग फेमस इसकी लाइन भी है गॉर्डन मॉडल की, ठीक है। बर्ड इन हैंड, ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है गॉर्डन मॉडल किससे रिलेटेड है, डिविडेंड डिसीजन से। और डिविडेंड डिसीजन में इन्होंने रेलेवेंस मॉडल दिया था कि जो डिविडेंड डिसीजंस है वो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म को, तो उन्होंने ही दी थी बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है एमएम मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट इज वेरी रेलिवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि आपको पता है जो डिविडेंड डिसीजंस में दो टाइप के मॉडल, मतलब अगर हम ब्रॉड कैटेगरी की बात करें, एक था हमारा रेलिवेंट मॉडल्स, एक थे हमारे इरेलीवेंट मॉडल। रेलिवेंट मॉडल मानते थे कि जो डिविडेंड डिसीजंस है वो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म को, और जो रेलिवेंट मॉडल थे उसमें हमारा एक तो आता था वॉल्टर का मॉडल और एक आता था हमारा गॉर्डन का मॉडल। जबकि एमएम मॉडल जो था वो इरेलीवेंट मॉडल था, वो ये मानता था कि डिविडेंड डिसीजंस नहीं अफेक्ट करते वैल्यू ऑफ द फर्म को, तो ये हमें उल्टा दिया हुआ है, इसी वजह से ये रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट। फिर दिया हुआ है वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इसमें बोला है कि वॉल्टर मॉडल ये मानता है कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो अफेक्ट नहीं करता मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को, जो चीज़ बिल्कुल उल्टी लिखी हुई है, क्योंकि जो वॉल्टर मॉडल है वो ये मानता है कि जो डिविडेंड डिसीजंस है वो अफेक्ट करते हैं मार्केट प्राइस जो है शेयर का, ठीक है। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारी ए और बी करेक्ट है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ। आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर उसको फेवरेबल बनाना है, उसको फेवरेबल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगे, इनमें से देखो फर्स्ट है एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज। देखो अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है हमारी कंट्री के लिए, और इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या होता है, फेवरेबल, तो ये आएगा, ठीक है। फिर है इम्पोर्ट आर इंक्रीज, और अगर हमारे इम्पोर्ट बढ़ते हैं तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डी वैल्यूएशन ऑफ मनी की। देखो आपको ये टर्म समझनी है, डी वैल्यूएशन ऑफ मनी क्या होता है। इससे इसका मतलब है कि आपकी जैसे हमारे इंडिया है उसकी करेंसी की जो वैल्यू है उसमें कमी आ गई, और जब भी डिवैल्यूएशन होता है किसी करेंसी का, किसी कंट्री की करेंसी का, तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। तो मतलब ए और सी, यानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और डिवैल्यूएशन ऑफ मनी होगा, तो इन दोनों कंडीशन में ही जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड सी बोथ, ठीक है, ये वाला। तो अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर। आप लोगों को पता है इनकम टैक्स में एक टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वो कौन से ईयर के लिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जो ए है वो है प्रीवियस ईयर, फिर असेसमेंट ईयर, फिर आपको दिया हुआ है अकाउंटिंग ईयर एंड फिनेंशियल ईयर। आप लोगों को पता होगा दो मेन टर्म्स होती है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स में। प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, जिस ईयर की इनकम पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, उस ईयर जिस ईयर में हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर का। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हम प्रीवियस ईयर के लिए डिटरमाइन करते हैं, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर इस पर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।